हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स। अब उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारा टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो वो टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। सो यह सोचिए, क्या जो कंप्यूटर्स हम अभी देखते हैं अपने चारों तरफ, क्या कंप्यूटर्स हमेशा से ही ऐसे थे या कुछ और था? तो एक्चुअली में जो हम चारों तरफ अपने कंप्यूटर्स आजकल देखते हैं, उनका जो रूप रंग है, जिस तरीके से दिखते हैं, वो बहुत अलग था जो पहले का समय था। पहले का समय बहुत अलग था। उस समय जो कंप्यूटर्स थे जब इनिशियली आए थे वो बहुत अलग थे, बहुत बेसिक थे, बहुत कम चीजें कर पाते थे और बहुत ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लगती थी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे। ठीक है, बट आजकल के कंप्यूटर्स ऐसे हो गए हैं जो हमारा पता नहीं कितना काम कर देते हैं, हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि उनके बिना हम कितने अधूरे हो जाते हैं। आज का एरा तो कहा जाता ही है कि टेक्नोलॉजी का ही एरा है और बिना कंप्यूटर्स के तो शायद हमारी लाइफ ही पॉसिबल ना हो। ये स्टेटमेंट भी देना गलत नहीं होगा, बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटर्स पे या टेक्नोलॉजी पे। बट ये जो इवॉल्वमेंट हुआ है, मतलब जो ये इवोल्यूशन हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, कि ये एकदम से हो गया है या इसमें बहुत टाइम लगा है? तो एक्चुअली में ये जो इवोल्यूशन है ये एकदम से तो नहीं हुआ है, टाइम तो डेफिनेटली लगा ही है, बट बहुत कम टाइम लगा है। अगर आप बाकी चीजों से कंपेयर करो, बाकी चीजों का इवोल्यूशन देखो, तो उसके कंपैरिजन में जो कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन है वो बहुत जल्दी हो गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यार कैसे था सबसे पहले का कंप्यूटर, कैसे दिखता था और कैसे कैसे इवोल्यूशन होके, कैसे कैसे चेंज होके ये कंप्यूटर हमारा आज का कंप्यूटर बन गया। ठीक है, तो फटाफट करते हैं शुरू इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे चेंज हुआ है कंप्यूटर हिस्ट्री के साथ, टाइम के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम द सिंपल कैलकुलेटर टू अ मॉडर्न डे पावरफुल डेटा प्रोसेसर्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव इवॉल्व्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो पहले के कंप्यूटर्स बहुत बेसिक थे, बहुत कम काम कर पाते थे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते थे। बट आजकल के कंप्यूटर्स बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत चीजें, बहुत ज्यादा काम हमारा आसान बना देते हैं। बट ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ है, टाइम लगा है, बट वो जो टाइम लगा है वो बहुत शॉर्ट स्पैन है, रिलेटिवली बहुत कम टाइम लगा है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग कंप्यूटर्स का, तो स्टार्टिंग कंप्यूटर यार अबैकस को कहा जाता है, सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है अबैकस। अब यार आप लोगों को पता है अबैकस तो यार कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको कंप्यूटर क्यों कह रहे हैं? तो यार ये समझिए कि जो हम कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं वो भी कैलकुलेशन करने का ही काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने का ही काम करते हैं। और चलो आप ये कह सकते हो कि अलग अलग फॉर्म में हमें चीजें प्रोड्यूस करके देते हैं, आउटपुट करके देते हैं, बट उनके पीछे भी जो छुपा हुआ है वो कैलकुलेशन ही छुपी हुई है। बस वो जो कैलकुलेशन से बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। उस समय जो कैलकुलेशंस थी बहुत बेसिक थी, उनको परफॉर्म करने के लिए बेसिक डिवाइस चाहिए थे। अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं बहुत एडवांस कैलकुलेशंस करते हैं, इसीलिए हमें बहुत पावरफुल डिवाइसेस चाहिए या कंप्यूटर्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो 500 BC में था, उसको हम अबैकस को कहते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर। फिर अबैकस के बाद हमारे पास आया नेपियर बोन्स जो 1617 में आया, ये इसका थोड़ा सा चेंज था। ठीक है, अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, सो अबैकस के बाद आया 1617 में नेपियर बोन्स, फिर इसके बाद पास्कलिन देखने को मिला हमें जो 1642 में रिलीज हुआ। फिर 1642 के बाद हमें 1673 के आसपास हमें लेबनीज व्हील देखने को मिला। अगेन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बट ये सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, सब मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। इसके बाद फिर हमें देखने को मिला डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बैबेज ने दिया था। ठीक है, और इसी टाइम से, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन हो गई थी, इससे पहले तक बेसिक कैलकुलेशंस चल रही थी, इससे पहले तक बेसिक कैलकुलेशंस चल रही थी। फिर डिफरेंस इंजन और जब एनालिटिकल इंजन का काम आया, जब इन्होंने चार्ल्स बैबेज ने ये डिवाइस दिया, तो तब से थोड़ा सा मॉडर्न, और सही मॉडर्न नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू हो गई। फिर इसके बाद टैबलेटिंग मशीन आए 1890s में, फिर टैबलेटिंग मशीन के बाद डिफरेंशियल एनालाइजर आया 1931 में। ये अगेन बहुत कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस थे। ठीक है, डिफरेंशियल एनालाइजर ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया डिजिटल कंप्यूटिंग की तरफ। इससे पहले के जितने भी कंप्यूटर्स थे सब मैकेनिकल थे,
सब मैकेनिकल डिवाइसेस थे इससे पहले जो थे, किससे पहले, डिफरेंशियल एनालाइजर से पहले जितने भी मशीन्स थे वो सब मैकेनिकल डिवाइस थे। डिफरेंशियल एनालाइजर ने शुरुआत करी थी डिजिटल कंप्यूटर्स की, ऑल्दो ये पूरा डिजिटल नहीं थे, इन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर इसके बाद आई ट्यूरिंग मशीन, और ट्यूरिंग मशीन ने चेंज ही करके रख दिया, मतलब इन्होंने एक ऐसा एल्गोरिथम दे दिया जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन एक बहुत बड़ा उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो एनिग्मा कोड ब्रेक किया था एलन ट्यूरिंग ने, तो तब उन्होंने ट्यूरिंग मशीन दी थी, एंड दैट वाज जस्ट द चेंज। ठीक है, आजकल के जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो भी ट्यूरिंग मशीन पे ही बेस्ड है, मतलब उनके फिलॉसफी पे बेस्ड है। ठीक है, सो इन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया मैकेनिकल कंप्यूटर्स, सही मैकेनिकल डिवाइसेस जो भी हम यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं एक्चुअली मैकेनिकल कंप्यूटर्स, उनको चेंज करवाया और बनवाए आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। सो इसके बाद फिर थोड़ा सा इस पे काम हुआ और हमें देखने को मिला क्या, हमें देखने को मिला भाई डिजिटल कंप्यूटर। सो सबसे पहला फुली वर्किंग जो डिजिटल कंप्यूटर था वो आपका था मार्क 1 जो 1944 में रिलीज हुआ, और इसके बाद से तो यार कहानी शुरू हो गई आपके डिजिटल कंप्यूटर्स की। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जनरेशंस, तो 5 जनरेशंस जैसा आप लोग सबको पता है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, फिर आपकी जनरेशन शुरू हो जाती है और जनरेशंस की कहानी शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे कंप्यूटर्स चेंज हुए। ठीक है, अब जब आप उस जनरेशन को पढ़ोगे या इवोल्यूशन को पढ़ोगे तो रिलेट करते चलना, मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये नहीं चाहता हूं कि ये डेट्स याद रखो कि कब क्या चीज रिलीज हुई, ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी है। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं ये अबैकस किसने बनाया, नेपियर बोन्स किसने बनाया, पास्कलिन किसने बनाया, ये याद रखो, नहीं, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं। किस ऑर्डर में रिलीज हुए, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं। मैं बस सबसे क्या चाह रहा हूं कि आप ये वीडियो देखो और ये समझने की कोशिश करो कि भाई कंप्यूटर्स कैसे चेंज हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से शुरुआत करी थी और कहां पहुंच गए हम लोग। मतलब कंप्यूटर्स की सराहना नहीं करनी है आपको, आपको करना क्या है, आपको जिस इंसान ने ये चीजें बनाई हैं, कैसे कैसे इवॉल्व किए हैं, पुरानी हिस्ट्री को देखा है कि हिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या चीजें थी, और उसकी मदद से जो हमारे पास बेसिक पहले से है उसको फिर यूज करके और अपना दिमाग लगा के और नई चीजें बनाई हैं। तो वो आपको इवोल्यूशन देखना है कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई। अबैकस से कैसे नेपियर बोन्स ने जिसने बनाया उसने क्या सोचा, कैसे नेपियर बोन्स बनाया, फिर पास्कलिन कैसे बनाया गया, क्या चेंज आया उसमें, फिर लेबनीज व्हील कैसे बनाया गया, फिर डिफरेंस इंजन एनालिटिकल इंजन कैसे बनाया गया, फिर टैबलेटिंग मशीन क्या बनाई गई, क्या चेंज आया उसके अंदर, फिर डिफरेंशियल एनालाइजर के अंदर क्या चेंज आया, फिर ट्यूरिंग मशीन क्या आया, और ये ट्यूरिंग मशीन ने तो चीजें ही बिल्कुल चेंज कर दी। फिर इसके बाद मार्क 1 क्या था, उसके बाद जो जनरेशन आ रही है, जनरेशंस में क्या क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंज। ठीक है, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं अबैकस से कि भाई अबैकस क्या था और अबैकस क्या करता था। ऑल्दो काफी बच्चों ने तो अबैकस देखा ही होगा, इवन यूज भी किया होगा। ठीक है, उन्हें पता भी होगा कि भाई अबैकस कुछ इस तरीके से दिखता है और इससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, काफी बच्चों ने देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उसको एक बार इंट्रोडक्शन देता हूं अबैकस का। So around 4000 years ago, the Chinese invented the abacus. Abacus invent किया था चाइनीज ने, and it is believed to be the first computer. और इसको बिलीव किया जाता है पहला कंप्यूटर। अब देखो पहला कंप्यूटर कैसा था भाई, वुडन से बना हुआ था, बीट्स थी उसके अंदर, जो आजकल के बच्चों के खिलौने हैं, राइट आजकल के बच्चों के, छोटे बच्चों के खिलौने हैं इस टाइप के, जो उस समय के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ठीक है, मतलब दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ द अबैकस। अबैकस के जन्म के साथ ही आपकी कंप्यूटर जर्नी शुरू हो गई। ठीक है, कंप्यूटर्स हिस्ट्री का शुरुआत हो गई। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे देखो, कैसे दिखता है। अबैकस इज बेसिकली अ वुडन रैक दैट हैज मेटल रॉड्स विद बीड्स माउंटेड ऑन देम। तो आपको दिख भी रहा है कि वुडन बेस है, इसमें मेटल रॉड्स हैं, और इन मेटल रॉड्स पे क्या है भाई, बीड्स है। अब ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का काम करता था कैसे, एक्चुअली अगर आप यहां नोट करो तो यहां पे ये जो रॉड्स हैं, ये 10 रॉड्स हैं रिप्रेजेंटिंग 10 डिजिट्स। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 रोज। ठीक है, 10 रोज, और 10 रोज क्या कर रहे हैं, 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और इससे हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मतलब काउंट कर करके राइट शिफ्ट करते हैं, कुछ कैरी हो जाता है तो आगे करते हैं, फिर राइट, मतलब ऐसे कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और फिर आपका चलता है। अभी हम अबैकस नहीं सीख रहे हैं तो मैं आपको पूरी वर्किंग नहीं समझाने वाला अबैकस की, पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके इन बीड को आगे पीछे करके हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं वो हम इससे कर पाते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑफ अबैकस। इन द अबैकस द बीड्स वर मूव्ड बाय द अबैकस ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। सो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए जो बीड्स है इनको मूव कराया जाता है।
ठीक है। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया एंड जापान द बैकस इज स्टिल यूज्ड बाय देयर पीपल। सो भाई जापान, रशिया, चाइना, कुछ जगहों पे तो अभी भी बैकस का यूज किया जाता है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। सो क्योंकि वो अपनी हेरिटेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो सही है, अच्छी बात है, मतलब अच्छा है, अच्छा कंप्यूटर है, ठीक है। सो यार बट ये देखो कि ये सबसे पहला कंप्यूटर था हमारा, ठीक है। ये सबसे पहला कंप्यूटर था और कंपेयर करो अभी आपके पास क्या कंप्यूटर है, राइट। सो ये पहला कंप्यूटर था और अब आपके पास क्या कंप्यूटर है, ये चीज कंपेयर करो और अब इवोल्यूशन देखते रहना ये कैसे कैसे चीजें चेंज हुई, ठीक है। तो यार ये था आपका अबैकस जो वुडन रैक से बना हुआ था, मेटल रॉड्स थी, उसके अंदर बीट्स थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आया, इसके बाद नेक्स्ट आ गया भाई आपका नेपियर्स बोन्स, ठीक है। अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब इससे पहले जो थी हमारे पास, इससे पहले जो अबैकस था वो क्या करता था, वो होल नंबर्स में कैलकुलेशन करता था, राइट। होल नंबर्स में कैलकुलेशन करता था, वो डेसिमल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का कुछ नहीं कर सकता था। उसका इंट्रोडक्शन किसने दिया, उसका इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने, नेपियर बोन्स ने, ठीक है। तो देखते हैं क्या है भाई। नेपियर्स बोन्स वाज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड एज द नेम इंडिकेट्स इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ओके, तो जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिकॉल दिस एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जॉन नेपियर का नाम याद रखो, और तो बहुत अच्छा काम किया था, नाम याद रखना चाहिए उनका, बट मैं आपके पेपर के पर्पस से नहीं कह रहा, उसको याद रखो, ठीक है। चेंज देखो बस, चेंज कैसे कैसे हुआ, ठीक है। इन दिस डिवाइस ही यूज्ड 9 डिफरेंट आइवरी स्टिक्स, जिसको बोन्स कह रहे हैं ये, मार्क्ड विद द नंबर्स टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर कैलकुलेशन। It was also the first machine to use the decimal point system for calculation। अब यहां पे क्या है भाई, यहां पे रोज बनी हुई है, ठीक है। यहां पे 9 डिजिट्स लिखी हुई है 1 से लेके 9 तक, ठीक है। ऊपर डिजिट्स लिखी हुई है 0 से लेके 9 तक। अब इनमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब इससे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगेन मैं आपको नेपियर्स बोन कैसे यूज करते हैं वो नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई ये सेकंड कंप्यूटर कहा जाता है आपका नेपियर बोन्स। अबैकस के बाद जो नेक्स्ट एक रिनाउंड जो डिवाइस है वो ये है, ठीक है। सो ये आपका है भाई नेपियर बोन्स, ठीक है। सो ये आपका इसके बाद आया, अबैकस के बाद आया, ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि यार ये डेसिमल्स को भी हैंडल कर सकता था। इससे पहले लिमिटेशन थी एक, उसको लिमिटेशन को सॉल्व किया और यहां पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े और क्या आया। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे आप जो भी कर रहे हो वो सब मैनुअली कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले जो अबैकस था, इसके बाद अभी ये जो हमने नेपियर्स बोन्स देखा, ये भी, ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपके यूजर से बहुत ज्यादा इनपुट मांग रहे हैं कि भाई यूजर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। आपको खुद ही बीट हिलानी पड़ेंगी, खुद ही इनपुट देना पड़ेगा, है ना, खुद ही बीट से निकालनी मतलब हटानी पड़ेंगी, वो फिर कुछ अरेंजमेंट फॉर्म कर देगा, उससे आपको आउटपुट निकालना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी है, इसको आपको मूव करना पड़ेगा बोन्स को, ठीक है। कुछ लॉजिक लगा के आपका आंसर आ जाएगा, फाइनली उस आंसर को खुद ही रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ चलता है किसमें, नेपियर बोन्स के केस में। बट इसको फिर चेंज किया गया नेक्स्ट जब सिस्टम आया, नेक्स्ट जब आपका पास्कलीन आया, तो पास्कलीन क्या था भाई, एक बॉक्स था जो किससे बना हुआ था भाई, गियर्स वगैरह से बना हुआ था, मतलब अंदर रोटेटिंग पार्ट्स थे, गियर्स वगैरह थे, और ये डेफिनेटली आपको कैलकुलेशन करके दे सकते थे, ठीक है। तो आपको करना क्या होता था, आपको इनपुट देना होता था, यहां से घुमा घुमा के इनपुट देना पड़ता था, आपको ऊपर आउटपुट मिल जाता था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका चेंज हुआ, आप कैसे नेपियर्स बोन से या अबैकस से पास्कलीन में आ गए। मतलब अभी तक जो यूजर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था उसको थोड़ा सा कम किया गया, थोड़ा मशीन से इन्वॉल्व करी गई, थोड़े से रोटेटिंग पार्ट्स इन्वॉल्व किए गए, थोड़े से गियर्स इन्वॉल्व किए गए, थोड़ा सा फिजिक्स इन्वॉल्व किया गया विद मैथमेटिक्स। सो आपका ये डिवाइस बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम पास्कलीन कह रहे हैं, ठीक है। रीड करिए इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो बनाया किसने था, फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, जिनका नाम आप सबने सुन रखा है, राइट। इन्वेंटेड दिस बिटवीन 1942 एंड 1944। सो 1942 1944 के बीच में फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिलोसोफर कह सकते हैं, ब्लेज पास्कल ने पास्कलीन बनाया था, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब यहां नोट करना चेंज कैसे आया, इससे पहले क्या था, यूजर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा था, कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं थी, मैनुअली सब कुछ करना पड़ रहा था आपको। ये पास्कलीन सबसे पहला कंप्यूटर ऐसा बना, कंप्यूटर ही कहूंगा मैं डेफिनेटली, इसको कैलकुलेशन करने का काम कर रहा है, बट इसी तरीके से कंप्यूटर्स का चेंज हुआ। कंप्यूटर्स जो करते हैं वो भी कैलकुलेशन ही करते हैं, ये मत कहना सर ये कंप्यूटर नहीं है भाई, ये भी कंप्यूटर ही है, ठीक है। सो इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल, सबसे पहले मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना
ये डिवाइस सबसे पहले मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना। इसमें मैकेनिकल पार्ट्स अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इस बॉक्स को खोल के देखो कि तो अंदर गियर्स लगे हुए हैं, आप इसको घुमाते हो तो खुद ब खुद कैरी फॉरवर्ड हो जाता है जब भी नेसेसरी होता है गियर्स की मदद से। ठीक है, कुछ फेनोमेनन चलता है अंदर, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया मैं पास्कलीन नहीं पढ़ा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, कैसे काम करता है मैं आपको ये बता रहा हूं, चेंज क्या हुआ। सो अबैकस और नेपियर्स बोन से आप आ गए किस पे, पास्कलीन पे, और पास्कलीन क्या बन गया आपका सबसे पहला, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बन गया। ठीक है, मैकेनिकल और ऑटोमेटिक सबसे पहला कैलकुलेटर बन गया। ठीक है, इट इज इन्वेंटेड बाय पास्कल टू हेल्प हिज फादर अ टैक्स अकाउंटेंट इन हिज वर्क और कैलकुलेशन। अब थोड़ा सा यार इससे मोटिवेशन भी ले लो, इन्होंने अपने फादर की हेल्प करने के लिए, जो एक टैक्स अकाउंटेंट थे, उनके लिए उन्होंने कैलकुलेटर बना दिया। ठीक है, सच अ ब्रिलियंट बॉय, राइट। सो इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन क्विक टाइम। अब देखो यहां आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, क्या, टाइम। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, एक तो दो चीजें आपको मिल चुकी, क्या, सबसे पहले तो यूजर इन्वॉल्वमेंट, ऑटोमेटिक और मैनुअल वर्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे जो मैनुअल वर्क था उसको चेंज करते करते कहां पे आ गए हम, ऑटोमेटिक वर्क पे आ गए। वो कैसे अचीव किया हमने, मैनुअल से ऑटोमेटिक वर्क कैसे अचीव किया। अभी तक हम सिर्फ मतलब स्टिक्स वगैरह यूज कर रहे थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा मूविंग पार्ट्स, गियर्स वगैरह का यूज करना शुरू किया, मैकेनिकल पार्ट्स का यूज करना शुरू किया। तो अब हम आ गए हैं आपके पास्कलीन पे। साथ में आपका क्या चेंज हुआ भाई, टाइम। इससे पहले जो हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगता था वो बहुत ज्यादा लगता था। जैसे जैसे हम आगे आगे डिवाइसेस में बढ़े, हमारा जो टाइम है कैलकुलेशन का वो भी कम होता चला गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को, इन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान रखिएगा आगे तक। ठीक है, सो इट वॉज बेसिकली अ वुडन बॉक्स विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। इसमें गियर्स और व्हील्स थे, बट और कुछ नहीं था, वुडन बॉक्स था, अंदर गियर्स और व्हील्स थे। तो खुद इमेजिन करिए कि ये एक डिवाइस है जो खुद आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, कुछ भी चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करके दे देगा, और इसके अंदर सिर्फ गियर्स हैं, दैट्स ऑल, अगेन सिर्फ गियर्स हैं। ठीक है, और मैं आपसे चाहता हूं गाइस कि जस्ट एक्साइट योरसेल्फ विद दिस। ठीक है, पास्कलीन आपने सुना, मैं तो अभी आपको फिलहाल चेंज दिखा रहा हूं, मैं आपको पास्कलीन कैसे काम करता है ये नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको चेंज दिखा रहा हूं, कैसे चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमें आगे। बट यू शुड बी एक्साइटेड ऑफ कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। सिर्फ गियर्स लगे हुए हैं, सिर्फ मूविंग पार्ट्स लगे हुए हैं, सिर्फ व्हील्स लगे हुए हैं, ये अंदर से काम कैसे कर रहा है। सो सर्च ऑन दैट, ट्राई टू एक्सप्लोर दैट, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। और नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए, ढूंढते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए। बाकी मैं तो आपको हूं ही हेल्प करने के लिए अलग अलग चीजों में, राइट। सो आई होप ये चीज आपको फिलहाल समझ में आई होगी कि कैसे चेंज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट, इट इज वर्क्ड बाय रोटेटिंग व्हील, लाइक व्हेन अ व्हील इज रोटेटेड वन रिवॉल्यूशन इट रोटेट्स द नेबरिंग व्हील एंड अ सीरीज ऑफ विंडोज इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील टू रीड द टोटल्स। सो एक्चुअली में क्या है, ये व्हील्स अलग अलग आपस में अटैच्ड है, बाहर वाले मत देखना, अंदर देखना, ये तो इनपुट देने के लिए है, ये तो इनपुट देने के लिए। अंदर के व्हील्स आपस में अटैच्ड है, एक घूमता है तो दूसरा घूमता है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड सपोज होता है तो उस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है। और आपको यहां ऊपर ये जो पार्ट है, यहां पे आपको आउटपुट देखने को मिलता है। ये जो पार्ट है यहां से इनपुट दिया जाता था। ठीक है, यूजिंग अगेन अ स्टाइलस, एक स्टिक यूज करते थे, उसकी मदद से दिया जाता था इनपुट यहां पे। ठीक है, चलो तो ये था यार आपका पास्कलीन। अब पास्कलीन जो है एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत इन्होंने चीजें अच्छी कर दी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। उन्होंने आगे आने वाली जनरेशंस को ट्रिगर दे दिया, भाई यहां से शुरू करो, आगे यहां तक तो मैंने बना दिया, अब यहां से आगे शुरू करो। तो इन्होंने सबसे पहला आपका क्या बना दिया था, मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना के दे दिया था इन्होंने आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को मतलब आपके डेफिनेटली बड़ों को, है ना। चलो, सो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा पास्कलीन क्या होता है, राइट। अब पास्कलीन के बाद नेक्स्ट क्या आया, पास्कलीन के बाद नेक्स्ट आया भाई आपका लैबनीज व्हील, जिसको हम स्टिप्ड रेकनर भी कहते हैं और लैबनीज व्हील भी कहते हैं। ठीक है, सो अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर, ठीक है, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर्स ही उस समय थे। मैथमेटिशियंस क्योंकि कैलकुलेशंस का उनको चस्का था कि भाई हमें कैलकुलेशंस इजी से इजी करनी है, तो मैथमेटिशियंस यूजुअली मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर जो इन सब डिवाइसेस को सोच सके, इसलिए उनको फिलोसोफर्स भी कहा जा रहा है। तो फिलोसोफर्स और मैथमेटिशियंस का ही काम है यूजुअली है चेंजेस का। ठीक है, सो a German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz in 1673 developed this device by improving Pascal's invention to develop his machine. ठीक है, सो इस मशीन को बनाने के लिए उन्होंने जो पास्कल इन्वेंशन करी थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और आगे बढ़े।
It was basically digital mechanical calculator and it was called the stepped reckoner as it was made of fluted drums instead of gears used in previous model of पास्कलिन। तो अब ये क्या था भाई, फ्लूटेड ड्रम से बन के मिलके बना हुआ था, ठीक है, रादर देन द व्हील्स एंड गियर्स, ठीक है। अगेन यहाँ रोटेशन करते थे, ठीक है, और आपका काम होता था सारा, मतलब कैलकुलेशन होता था। तो अगेन इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया, जो पास्कलिन था, पास्कलिन का जो काम था उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और आगे बढ़े। अब यहां से जो हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में अंदर समझा नहीं पाऊंगा चीजें कि कैसे चल रही हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे ना, चीजें अंदर की कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्शन बढ़ता जाएगा, बस चेंज देखते रहिएगा कि चेंज क्या हुआ, ठीक है। सो यहां पे इन्होंने थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट किया। अब इससे हुआ क्या यार, इससे जो आपके कैलकुलेशन की स्पीड है ना वो बढ़ गई। तो इन्होंने चेंज किया, गियर्स व्हील से यहां पर आए, फ्लूटेड ड्रम्स पे आए। तो ये टाइप ऑफ डिजिटल हम सेंस में कह सकते हैं कि डिजिटल टाइप था, ठीक है। और इन्होंने इन्वेंशन की, मतलब स्पीड तेज करने पे काम किया इन्होंने, ठीक है। फिर लेबनीज व्हील के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई डिफरेंस इंजन, तो जिसको हम कहते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर, सो कॉल्ड। हम सबसे पहले इसी को सबसे पहला कंप्यूटर कहते हैं बिकॉज चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले बनाया था, ठीक है, और ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर, ठीक है। चलो तो चार्ल्स बैबेज देखते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी गाइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन थी, ठीक है। चार्ल्स बैबेज हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन द डिफरेंस इंजन इन द अर्ली 1820s। सो 1820s में इन्होंने क्या बनाया, ये एक मशीन बना दी, ठीक है। डिफरेंस इंजन वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर व्हिच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था, और सिंपल नहीं है, बहुत उस समय भी बहुत कॉम्प्लेक्स थी कैलकुलेशंस, ठीक है। इट वर्क्स विद हेल्प ऑफ स्टीम एज इट वाज अ स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन एंड इट वाज डिजाइंड टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथमिक टेबल्स। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कैलकुलेशंस थी वो बढ़ गई। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ होल नंबर्स थे, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आए, उसका कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आगे बढ़ते बढ़ते अब हम आ गए हैं क्या भाई, लॉगरिथमिक टेबल्स और टेबल्स निकालने में। इवन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज भी निकाल सकते थे आप डिफरेंस इंजन की मदद से, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हुआ तो भाई जो कैलकुलेशंस हैं, तो इजी कैलकुलेशन से शुरू किया, हम टफ कैलकुलेशंस की तरफ बढ़े, ठीक है। टाइम रिड्यूस करते चले गए, टेक्नोलॉजी चेंज करते चले गए, ठीक है। मैकेनिकली जो चीजें यूज कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग में तो हम मैनुअली यूज कर रहे थे, फिर हम जैसे ही हम मैकेनिकल की तरफ बढ़े तो मैकेनिकली हम बीच में व्हील्स और गियर्स का यूज करने लग गए। फिर व्हील्स और गियर्स के बाद नेक्स्ट आगे हमने फ्लूटेड ड्रम्स का यूज किया। फ्लूटेड ड्रम्स के बाद अब आ गया स्टीम्स, भाई स्टीम ड्रिवन मशीन बना दिया हमने। पर एक चीज का नोटिस करिएगा यार, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एकदम से जो है साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिवाइस का साइज देखना क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो ये कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटा था, ये एक्चुअली में दिख रहा है छोटा, बट ये इससे बड़ा था, ठीक है। ये पास्कलिन से बहुत बड़ा था। अब इससे पहले तो मतलब ये तो सिर्फ टेबल्स, मतलब वो थी, आगे कहते हैं आपके स्लेट वगैरह थी, प्लेट वगैरह थी, ठीक है। इनको छोड़ दो, आगे बढ़ो इनसे, ठीक है, इनसे आगे बढ़ो। अब ये मशीन बड़ी है ना उनसे, फिर ये और कॉम्प्लेक्स हो गई, बड़ी हो गई और, ठीक है। इससे ये और बड़ी हो गई, भाई कितनी बड़ी हो गई मशीन, तो मशीन बड़ी होती जा रही। तो मशीन पहले तो बड़ी होती गई, फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट किया हमने, तब साइज डिक्रीज होता गया और आज तक डिक्रीज हो रहा है, राइट, साइज डिक्रीज होता जा रहा है कंप्यूटर्स का। तो वही देखो, अब ये चेंज देखो। इसके बाद क्या है, डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन, ये भी चार्ल्स बैबेज ने दिया, बट 1830s के आसपास। Again in 1830, Charles Babbage developed another calculating machine which was analytical engine. So Charles Babbage ने एक और calculating machine develop करी जिसको हम कहते हैं analytical engine. Analytical engine was a mechanical computer that used punch cards as input. अब यहाँ change देखिएगा गाइस, इससे पहले input क्या ले रहे हैं, इससे पहले input क्या ले रहे हैं, आप rotate करके input दे रहे हो, manually input दे रहे हो, राइट। मैनुअली मतलब अब डिवाइस से मैनुअली इनपुट दे रहे हो। इससे पहले देखो क्या किया, इससे पहले भी मैनुअली इनपुट दे रहे हो। इससे पहले देखो क्या किया, इससे पहले भी मैनुअली इनको मूव करके इनपुट दे रहे हो। इससे पहले क्या किया, मैनुअली इनपुट दे रहे हो बीट्स के फॉर्म। यहां से एनालिटिकल इंजन से आपने शुरुआत करी किसकी, भाई इनपुट देने की, यूजिंग पंच कार्ड्स, मतलब एक इनपुट डिवाइस आ गया। और आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो ये पंच कार्ड्स के बारे में देखेंगे। सो पंच कार्ड्स भी एक टाइप की इनपुट डिवाइस है। तो अपनी डेफिनेटली आपसे कोई पूछे ना इनपुट डिवाइस बता दो, तो इसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी लिस्ट में। ये भी एक टाइप का क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। डेफिनेटली अपनी लिस्ट में इन्वॉल्व करो पंच कार्ड्स को, ठीक है। तो यार देखो चेंज देखा आपने, मैनुअली इनपुट कर रहे थे अभी हम, है ना, मैनुअली इनपुट कर रहे थे। सो मैनुअल इनपुट से हम आगे बढ़े और अब पंच कार्ड्स की तरफ आ गए।
सो अब एक इनपुट डिवाइस की तरफ आ गए, अब हम पंच कार्ड्स में अलग अलग नंबर सपोज हमें जो भी देना है उसमें अलग अलग होल्स करके वो मशीन को प्रोवाइड कर दें। अब डेफिनेटली जो पंच कार्ड्स है अलग अलग मशीन के हिसाब से अलग अलग पंच कार्ड्स होते हैं, उनकी रीडेबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग पैटर्न पे होते हैं। केस इज नॉट दैट कि कैसे चल रहा है, केस इज कि हम चेंज क्या किया हमने। ठीक है, अब हम आ गए किसकी तरफ, अब हम आ गए हैं पंच कार्ड्स की तरफ। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये हो गया भाई आपका समझ में आया पंच कार्ड्स। इसके बाद इट वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग और सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी या स्टोरेज। अब ये भाई एक और चेंज। सो यार एनालिटिकल इंजन भी एक बहुत अच्छा बैरियर है, बैरियर नहीं कहूंगा, एक बहुत अच्छा पिलर है, बैरियर गलत वर्ड मैंने यूज किया, एक बहुत बड़ा पिलर है कंप्यूटर इवोल्यूशन में। एक्चुअली इस ही इन्वेंशन की वजह से, एनालिटिकल इंजन की वजह से ही चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, बिकॉज उन्होंने ही शुरुआत कर दी पंच कार्ड्स की, मतलब इनपुट डिवाइस की, कि आप मैनुअली इनपुट मत दो, पंच कार्ड्स की मदद से इनपुट दो। दूसरा इन्होंने एक ऐसी चीज दे दी कि यार कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी उस समय तक। ठीक है, ऑब्वियसली अभी के जिस समय में जितनी कॉम्प्लेक्स है वो उतनी नहीं थी, पर उस समय तक बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी कंपैरेटिवली। तो वहां की सारी उस समय की सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेबल था ये एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो ये तो हो ही गया कि उसने मतलब ये डिवाइस ऐसा बना दिया चार्ल्स बैबेज ने जो सारी कैलकुलेशंस कर सकता था उस समय की जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था ये एनालिटिकल इंजन। सोचो उन लोगों की सिचुएशन, उस समय के बारे में सोचो कि उस समय के लोग कितना खुश होंगे। तब तक उनको सब चीज मैनुअली करनी पड़ती थी या बेसिक कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए उनको कैलकुलेटर मिल जाता था। पर अब क्या हुआ, अब उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई जिससे कि क्या हो जाए, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए खुद ब खुद। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये जो मशीन है, ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की तरीके से काम करता है कंप्यूटर इवोल्यूशन में, और इसके बनाने वाले को ही फादर कह दिया जाता है कंप्यूटर्स का। ठीक है, इस एनालिटिकल इंजन की वजह से। साथ में एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी इन्वॉल्व करी, दैट वाज स्टोरिंग। अभी तक की अगर आप मशीन्स में देखो, इससे पहले तक की मशीन्स में अगर आप देखो, तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ आप रियल टाइम में कैलकुलेट करो और भूल जाओ, आपका हो गया भाई, आप आंसर रीड कर लो, लिख लो कहीं पर, आगे बढ़ो, नेक्स्ट कैलकुलेशन करो। मतलब इससे प्रीवियस जो कैलकुलेशन थी, स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी। Analytical engine was the first device and Charles Babbage was the first person to devise a machine that was capable of storing इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता था एज अ परमानेंट मेमोरी, स्टोरेज की तरीके से, जिस सेंस में आप स्टोरेज समझ सकते हो उसी सेंस में स्टोर करने के कैपेबल था। ठीक है, सो चेंज देखा गाइस, चेंज देखा। इस मशीन ने क्या चेंज कर दिया, इस मशीन ने इनपुट डिवाइस का कंसेप्ट चेंज कर दिया, इनपुट का कंसेप्ट चेंज कर दिया। इससे पहले तक मैनुअली इनपुट दे रहे थे, अब इनपुट डिवाइस की मदद से, पंच कार्ड की मदद से इनपुट दे रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अभी इस समय ऐसा कुछ चेंज नहीं ना, बट उस समय के लोगों ने कर दिया था। और डेफिनेटली हमारे समय भी लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो चेंज करते हैं। हो सकता है आप में से कोई हो जो कोई नई चीज इन्वेंट करते हैं हमारे लिए, राइट? सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, सो यार इनकी एक और बहुत अच्छी जो चेंज आपने देखा, क्या क्या देखा, एक तो इनपुट, दूसरा क्या देखा, दूसरा इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स उस समय की थी वो सॉल्व कर दी, तीसरा इंफॉर्मेशन स्टोर करना प्रोवाइड कर दिया। सो दिस डिवाइस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो यार यहां तक बहुत चीजें हमने देख ली है, एनालिटिकल इंजन तक बहुत चेंज देख लिया, और आगे तो और ड्रास्टिकली चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जो कंप्यूटर इवोल्यूशन है वो क्या है, वो बहुत शॉर्ट स्पैन में हो। ठीक है, आगे आगे देखते जाइए कैसे हुआ है। सो गाइस, जैसे हमने देखा कि यार ये जो मशीन है ये एक रिवॉल्यूशनरी मशीन थी। अब इसके बाद जब सिनेरियो बदले, तो ये यार अभी तक जो मशीन बन रही थी ये सिर्फ कोई भी जनरल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बन रही थी। स्पेसिफिकली किसी को टास्क असाइन नहीं किया गया था, यार अब बनाओ इस चीज को सॉल्व करने के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मशीन बनाओ। ऐसा कोई टास्क असाइन नहीं किया गया था, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं करी गई थी। पर इसके बाद जो हमारे पास मशीन आई ना, उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखाने लग गई। तो अब हमारे पास आया भाई टैब्यूलेटिंग मशीन। तो उस समय सेंसस चल रहे थे, तो अब उस समय हेल्प करने के लिए ये मशीन बनी, दैट इज अ टैब्यूलेटिंग मशीन। सो हर्मन हॉलर्थ, an American statistician, invented this machine in the year 1890. Tabulating machine was a mechanical tabulator that was based on punch cards. Again, अभी भी mechanical ही है, मशीन मैकेनिकल ही है पर पंच कार्ड्स पे बेस्ड है।
जैसे चार्ल्स बैबेज की पंच कार्ड्स पे बेस्ड थी, ये भी पंच कार्ड्स पे बेस्ड है, ठीक है। इट वॉज कैपेबल ऑफ टैब्यूलेटिंग स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डेटा और इंफॉर्मेशन। तो अब देखो चीजें बढ़ गई, कैलकुलेशन देखना क्या हो गई, बढ़ गई। टैब्यूलेटिंग स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग जो चीजें हैं, मीन मोड मीडियन, वो सब निकालने का काम कर सकता था, रिकॉर्ड कर सकता था, सॉर्ट कर सकता था डेटा को या इंफॉर्मेशन को। तो अब देखो ऑपरेशंस क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, ठीक है। ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशंस हुआ करते थे वो मॉडिफाई होकर चेंज हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दिस मशीन वाज यूज्ड बाय यूएस सेंसस इन द ईयर 1890। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यूएस सेंसस के लिए मशीन मतलब, और ये मशीन गवर्नमेंट फंडेड थी, मतलब गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी शुरू कर दी थी फॉर देयर बेनिफिट्स कि यार अब हमें दिख रहा है, मतलब गवर्नमेंट को देखना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट छोड़ो, लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि यस, एक हम मशीन बना सकते हैं जिससे हमारी चीजें सॉल्व हो सकती है, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो उसी तरीके से अब फंडिंग कहीं से तो चाहिए ना, तो गवर्नमेंट ने फंड करना शुरू कर दिया, रियलाइजिंग कि यार हाँ इसमें पोटेंशियल है, हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिर ये टैब्यूलेटिंग मशीन बनी, ठीक है। हॉलरिथ्स टैब्यूलेटिंग मशीन ने सिर्फ ये काम नहीं किया, और भी बहुत कुछ किया। देखो क्या हुआ। हॉलरिथ्स टैब्यूलेटिंग मशीन कंपनी was started by Hollerith and his company later became इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको हम IBM कहते हैं, IBM के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। तो किसने बनाई भाई, हरमन हॉलरिथ ने टैब्यूलेशन मशीन बनाई थी, और उन्हीं का एक कंपनी है IBM। सो इन द ईयर 1924 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, IBM रख दिया गया, पर पहले जो है उनका नाम कुछ और था, ठीक है। बनाई किसने थी कंपनी, या स्टैब्लिश किसने करी थी, हु वाज द फाउंडर, हॉलरिथ वाज द फाउंडर, ठीक है। और इसके बाद IBM एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपनी बन गई इन द फील्ड ऑफ हार्डवेयर। तो जो भी वो डिवाइसेस देने लग गई, तो हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा नहीं थी एक्टिव, हार्डवेयर डिवाइसेस में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। और इवन जो 70s 80s 60s का जो समय था उसमें IBM की डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 80s तक बहुत डिवाइसेस आए, ठीक है। और अभी भी IBM इज अ प्रीमियम कंपनी, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन क्या है। सो टैब्यूलेटिंग मशीन ने बिल्कुल चीज़ें मतलब लोगों से कंटेक्स्ट रिलेटिव करने लगे, मतलब लोगों से जुड़ने लग गई ये मशीन, अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गई, ठीक है। तो जो जनरल एक प्रॉब्लम थी सेंसस का, उसको डेटा को रिकॉर्ड करने का, वो काम कर दिया इस मशीन ने, ठीक है। सो दिस वाज योर टैब्यूलेटिंग मशीन। अब टैब्यूलेटिंग मशीन के बाद नेक्स्ट क्या आता है भाई, नेक्स्ट आता है भाई डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है। सो डिफरेंशियल एनालाइजर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1930s इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो 1930s में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अभी तक देखो, अब सिचुएशन चेंज हो रही है, अभी तक जो मशीन्स थी वो मैकेनिकल थी, डिफरेंशियल एनालाइजर के साथ डिजिटल कंप्यूटर्स का ये इन्वेंशन शुरू हो गया, डिस्कवरी शुरू हो गई, ठीक है। मशीन्स डिजिटल फॉर्म में आने लग गई, बट दिस वाज नॉट अ फुल्ली फंक्शनिंग डिजिटल मशीन, ये इनकम्प्लीट थी, ठीक है। इट वाज बेसिकली एन एनालॉग डिवाइस, देखो लिखा हुआ एनालॉग डिवाइस दैट वाज इन्वेंटेड बाय वैनवर वैनवर बुश। जैसे मैंने कहा नाम पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेरे भी नाम के प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, बट मैंने सही बोला बुश, ठीक है। सो वैनवर बुश, दिस मशीन कंसिस्ट्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या था, सो भाई इलेक्ट्रिकल पार्ट ये था। इस मशीन के पास क्या था, इस मशीन के पास वैक्यूम ट्यूब्स थे जो स्विच करने में हेल्प करता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए, पर था एनालॉग डिवाइस ही, ठीक है, था बट एनालॉग डिवाइस। बट दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए, कैलकुलेशंस इलेक्ट्रॉनिकली कराने के लिए, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इट वाज कैपेबल ऑफ डूइंग 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट्स, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था, 25 कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था, मिनट्स लग रहे थे। दे वर टेकिंग मिनट्स टू कैलकुलेट 25 कैलकुलेशंस, okay, so or to do 25 calculations they were taking few minutes, so that was a lot of time, ठीक है। तो इसीलिए अब डिफरेंशियल एनालाइजर ने क्या किया, एक ऐसा मतलब एक स्टेप बना दिया जिससे कि यार अब डिजिटल कंप्यूटर्स की जो इनोवेशन है, इन्वेंशन है, वो शुरू हो गई, ठीक है, उनमें चेंजेस शुरू हो गए। इसके बाद डिफरेंशियल एनालाइजर के बाद है भाई ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन एक अगेन ऐसा पिलर है जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी अभी कि ये क्या है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान है, मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है, जब एलन ट्यूरिंग जिन्होंने मशीन बनाई उन्होंने एनिग्मा ब्रेक किया था,
ठीक है। सो एनिग्मा इसी मशीन, यही मशीन उन्होंने बनाई थी, ठीक है। उन्होंने नाम कुछ और दिया था, फिर लेटर इसका नाम चेंज कर दिया गया ट्यूरिंग मशीन, और एक टेस्ट कर दिया गया ट्यूरिंग मशीन के नाम से। इवन आप इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में भी ट्यूरिंग मशीन का नाम आता है, बिकॉज एलन ट्यूरिंग ने एक ऐसा टेस्ट बनाया था जिसको अगर कोई भी मशीन पास कर जाए तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहते हैं। तो वो हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। बट ट्यूरिंग मशीन या एलन ट्यूरिंग वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड दिस मशीन वाज वेरी फैसिनेटिंग एंड अ पिलर जिसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। और गाइस ये ट्यूरिंग मशीन के ऊपर या एलन ट्यूरिंग के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, ठीक है। वो जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नाम है इमिटेशन गेम्स, ठीक है। एक बार जाके देखिए इमिटेशन गेम्स, दैट इज अ वेरी फर्स्ट क्लास एंड फैंटास्टिक मूवी। इसमें पूरी इन्होंने एलन ट्यूरिंग की कहानी दिखाई है, ठीक है। गो एंड वॉच दैट, ठीक है। चलो इसको रीड करते हैं। अ ट्यूरिंग मशीन इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन दैट डिफाइंस एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन दैट मैनिपुलेट्स सिंबल्स ऑन अ स्ट्रिप ऑफ टेप अकॉर्डिंग टू अ टेबल ऑफ रूल्स। सो ये क्या है भाई? ट्यूरिंग मशीन क्या है? अगेन मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है, कंप्यूटेशन का, जो क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाता है जो सिंबल्स के साथ मैनिपुलेशन करती है स्ट्रिप्स पे, किसी रूल्स के साथ, जो रूल्स लिखे हैं एक टेबल में, ठीक है। डिस्पाइट द मॉडल्स सिंप्लिसिटी गिवन एनी कंप्यूटर एल्गोरिथम, अ ट्यूरिंग मशीन इज कैपेबल ऑफ सिम्युलेटिंग दैट एल्गोरिथम्स लॉजिक कैन बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। सो केस ये है कि भाई जितना सिंपल ये मॉडल था उतना ही इसकी पावरफुल ये था कि भाई ट्यूरिंग मतलब ये जो ट्यूरिंग मशीन है ये कैपेबल थी क्या, सिम्युलेट करने के लिए किसी भी लॉजिक को जिसको भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है। मतलब आपको जो भी लॉजिक कंस्ट्रक्ट करना है वो आप इस ट्यूरिंग मशीन की मदद से वो कर सकते हो, सिम्युलेट कर सकते हो। सिंपल से इस जो लाइन का मतलब है वो ये है कि भाई दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम जिसका आप लॉजिक बना सको, किसी भी प्रॉब्लम का जिसका भी आप लॉजिक बना सको, उस लॉजिक को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती थी ये मशीन, ठीक है। ये कंसेप्ट एक्चुअली The Turing machine was invented in 1936 by Alan Turing, ठीक है, who called it an या a machine, automatic machine उन्होंने इसको कहा, ठीक है। और ये he was very fascinated about artificial intelligence at that time। तो तब से थे भाई artificial intelligence का concept भी, ठीक है। तो वो artificial intelligence की हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे artificial intelligence, ठीक है। ट्यूरिंग मशीन प्रोवाइडेड द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। सो ट्यूरिंग मशीन ने भाई एक लिमिटेशन डाल दी किस पे, पावर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटेशन पे। तो यार ये भी एक बहुत स्टेपिंग स्टोन टाइप का पढ़ाव था जिसमें हमें ये पता चला भाई, मतलब एलन ट्यूरिंग ने ये प्रोवाइड कर दिया कि मैकेनिकल कंप्यूटेशंस आर नॉट कैपेबल इनफ कि हमारी जो भी चीजें हैं उसे सॉल्व कर सके। सो इन्होंने लिमिटेशंस बता दी। ट्यूरिंग मशीन्स प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल लिमिटेशंस। फंडामेंटली लिमिटेशन मतलब आप उसमें कुछ भी कर लो, आप उसको अच्छा नहीं कर सकते। देयर आर फंडामेंटल लिमिटेशंस, फंडामेंटल गैप्स आर देयर, ठीक है। सो किस पे भाई? मैकेनिकल कंप्यूटेशन पे। तभी हम क्या हुए, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटेशन की तरफ और ज्यादा लीन हुए। इससे पहले जो हमारे पास डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल एनालाइजर था, इस पे हमने फोकस करना शुरू किया, इसके प्रिंसिपल पे फोकस करना शुरू किया और इसमें एडवांस स्टडी करनी हमने शुरू कर दी, ठीक है। सो at that time it was just a change, ठीक है। A programming language that is Turing complete is theoretically capable of expressing all tasks accomplished by computers, ठीक है। सो एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कैपेबल है, जो एक्चुअली में ट्यूरिंग कंप्लीट है, एक उन्होंने एक कंसेप्ट बना दिया, तो अगर वो कंसेप्ट फुलफिल्ड है, ट्यूरिंग कंप्लीट है, सो इज थियरिटिकली कैपेबल, सो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थियरिटिकली कैपेबल है ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल द टास्क अकम्प्लिश्ड बाय द कंप्यूटर्स। सो जो भी टास्क कंप्यूटर अकम्प्लिश कर सकता है उसको थियरिटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। नियरली ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ट्यूरिंग कंप्लीट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूरिंग कंप्लीट है अगर इफ द लिमिटेशन ऑफ द फाइनाइट मेमोरी आर इग्नोर्ड। तो क्योंकि एक फाइनाइट मेमोरी हमारे पास अवेलेबल होती है, अगर उस कंसेप्ट को हटा दो सो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी ट्यूरिंग कंप्लीट, ठीक है। तो अभी भी हमें ट्यूरिंग कंप्लीट फुली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं मिली है, हो सकता है आगे मिल जाए, ठीक है। सो यार अगेन ये जो टाइम था यार, ये जो चीज थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फॉर एवोल्यूशन हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्यूरिंग मशीन और एलन ट्यूरिंग भी, ठीक है। सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा उनका नाम याद रखो, ईयर याद रखो, नहीं, ट्यूरिंग मशीन याद रखो,
ठीक है। कंप्यूटर साइंस का बेस है भाई ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। आगे जाके आप जब पढ़ोगे इसके बारे में तब आपको समझ में आएगा, जब डिटेल में देखोगे ट्यूरिंग मशीन को, ठीक है। तो यार यहां से हमारा क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन आ गया डिजिटल की तरफ, एक मोल्ड आ गया, एक शिफ्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटेशन की तरफ, मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की तरफ हम मूव करने लग गए, ठीक है। तो फिर इसके बाद भाई आया एक चेंज, ठीक है, दैट वाज योर मार्क 1। तो यार मार्क 1 ने हिस्ट्री चेंज कर दी, ठीक है। मार्क 1 वाज द फर्स्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो कैलकुलेशंस करने के कैपेबल था, फुल्ली फंक्शनिंग योर इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, ठीक है। So in the year 1937, major changes began in the history of computers when Howard Aiken planned to develop a machine that could perform large calculations or calculations involving large numbers. So इनके साल तक बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें बढ़ गई थी, एडवांस हो गई थी, तो वो सारी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के कैपेबल हो मशीन, या फिर बड़े बड़े नंबर्स पे कैलकुलेशन करने के कैपेबल हो, ये ठान लिया था भाई इन्होंने हार्वर्ड आइकन ने, ठीक है। इन द ईयर 1944 में मार्क 1 वाज बिल्ट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। सो हार्वर्ड और IBM के पार्टनरशिप में एक मशीन बनाई गई जो IBM वही वाली IBM, ठीक है ना, उससे रिलेट करना, ठीक है। तो IBM एंड हार्वर्ड ने पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में एक मशीन बनाई जिसको नाम दिया गया मार्क 1 इन 1944, है ना। और इट वाज आल्सो द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मार्किंग अ न्यू एरा इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। सो वो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था। अब देखो एक कंसेप्ट आ गया एलन ट्यूरिंग के बाद। एलन ट्यूरिंग ने प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट दे दिया था। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट किसने दे दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दे दिया था। तो मार्क 1 में प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंक्लूड कर दिया गया और सबसे पहली कंप्यूटर बना दिया गया विच वॉज प्रोग्रामेबल, डिजिटल फॉर्म में था, और इन्होंने पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड का जो एरा था वो ही चेंज कर दिया। दिस वॉज द न्यू एरा इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। सो यार मार्क 1 वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर दैट वॉज प्रोग्रामेबल, और इन्होंने हिस्ट्री चेंज कर दी। अब इसके बाद से जो शुरू हुआ वो आपकी शुरू हो गई भाई जनरेशंस की कहानी, मतलब डिजिटल कंप्यूटिंग की कहानी, ठीक है। तो जो अभी हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, उनकी कहानी शुरू हो गई यहां से, जिसकी स्टडी को हमने जनरेशंस में डिवाइड कर रखा है। तो वो जो डिजिटल कंप्यूटर्स की स्टडी है, हम जनरेशंस के हिसाब से देखेंगे क्या है, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद अभी तक जो हमने देखे दैट वर मैकेनिकल कंप्यूटर्स। अब मैकेनिकल कंप्यूटर से हम शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की तरफ। अगेन दोज कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल, और यहां से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, सो अगेन 5 जनरेशन है हमारे पास, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई जनरेशंस की? फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ भाई 1940 से 1950s के समय। सो 1940 से 50s के समय तक आपका फर्स्ट जनरेशन चला, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। जो वैक्यूम ट्यूब्स हमने अभी डेवलप करी थी, उन वैक्यूम ट्यूब से बेस्ड था, ठीक है। फिर वैक्यूम ट्यूब्स के बाद 1950 से 1960s की तरफ, ठीक है, जब 1944 के आसपास डिजिटल कंप्यूटर बन गया था, तब उसके बाद उसमें बूम आना शुरू हुआ, और 1950 से 1960s के समय सेकेंड जनरेशन का था, और उसमें ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया था। ट्रांजिस्टर बना लिया था हमने। अब ट्रांजिस्टर आप लोगों को, काफी लोगों को लग रहा पता नहीं क्या चीज है, क्या नई चीज आ गई, बट भाई ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, है ना, 12th क्लास में लास्ट में ही बिल्कुल ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर से डायोड बनाओगे, डायोड की मदद से ट्रांजिस्टर खुद बनाना सीख लोगे आप, ठीक है, खुद बनाना इस ट्रांजिस्टर को सीख लोगे। तो उस समय इस ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी, इन्वेंशन करी गई, और इसने अगेन पूरी चीजें चेंज कर दी। अभी देखेंगे आगे क्या किया। इसके बाद सेकेंड जनरेशन के बाद आपका जाता है भाई थर्ड जनरेशन, ठीक है, जो 1960 से लेकर 1970s का एरा था, ठीक है, जो आपका IC पे बेस था, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस था। मतलब आपने क्या किया भाई, ट्रांजिस्टर्स को सर्किट में फिक्स करना शुरू कर दिया। मतलब एक बोर्ड है, उस बोर्ड पे अलग अलग चिप्स फिट करनी शुरू कर दी, जो डेफिनेटली ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है, और आपने ICs बनाना शुरू कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना शुरू कर दिया। सो ये था भाई एरा 1960 से 70s के बीच का। फिर इसके बाद आ गया भाई 1970s से प्रेजेंट अभी तक का सिचुएशन,
जिसको हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन। ये मिक्स चलता है आपका प्रेजेंट जो है फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के बीच में। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर आपके सिलेबस में ही है। एक्चुअली सीपीयू को कभी कभार माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, बल्कि माइक्रो प्रोसेसर आपके डिटेल में भी देखेंगे अपन। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर माइक्रो प्रोसेसर वॉज योर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। फिर फिफ्थ जनरेशन एक्चुअली क्या है आपका, प्रेजेंट से लेके आगे भी फ्यूचर इसी का चलने वाला है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो फिफ्थ जनरेशन क्या है भाई, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसका अभी चल ही रहा है भाई बहुत बूम। आपके सिलेबस में ही आगे, और बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। ठीक है, चलो सो ये था यार आपका क्या, ये थी आपकी पूरी कहानी। ठीक है, सो अभी पूरी कहानी आपकी मैकेनिकल की हो गई। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सो यार ये आ गया आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या था, मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है, रटने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था जो कैलकुलेशन करने का काम करता था? कौन था भाई? वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। फिर वैक्यूम ट्यूब के बाद मेमोरी का काम कौन करता था भाई? इसमें मेमोरी का काम करता था मैग्नेटिक ड्रम्स या मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, अब क्योंकि सब कुछ भाई मैग्नेटिक बेस था तो चीजें क्या थी, बहुत स्लो थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते थे भाई आप। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते थे मशीन लैंग्वेज, 011 में बातें करते थे, तो वहां के लोग खुश तो बहुत थे, कंप्यूटर्स हमारे पास हमारी जगह काम करने के लिए कोई है, बट दे आर वेरी फेड अप विद दिस मशीन लैंग्वेजेस। 0110 कर करके पगला गए थे। ठीक है, सो इसके बाद फिर चेंज आया, सेकंड जनरेशन में बड़े अपन देखेंगे आगे। पावर क्या था? कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। तो भाई हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब आपको देखो चेंज देखने को मिलेगा, है ना, विद टाइम इलेक्ट्रिकल, अब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हम जैसे शिफ्ट हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आए जैसे अपन, तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ गया। ठीक है, तो अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटिंग में बढ़ रहे हैं आगे, डिजिटल कंप्यूटर्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप चेंज ऑब्जर्व करना क्या क्या है। ठीक है, तो वैसे मैंने चेंज के हिसाब से नोट डाउन कर रखा है, तो चीजें आप देख लोगे, नोटिस कर लोगे। ठीक है, जैसे स्पीड और साइज देख लो, उस समय का साइज भाई ऐसा होता था, रूम ऑक्यूपाई करता था वो। ठीक है, वेरी स्लो, वेरी लार्ज इन साइज, ऑफन टेकन बाय एंटायर रूम, पूरा रूम ले लेते थे ये साइज, मतलब ये कंप्यूटर्स, इस समय के कंप्यूटर्स। कौन से? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे भाई? पंच कार्ड्स और पेपर टेप्स ही थे। तो जो चला आ रहा था वही था भाई, पंच कार्ड जैसी जो आपके चार्ल्स बैबेज ने इंट्रोड्यूस किया था, पंच कार्ड्स, वही चले आ रहे हैं भाई यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा चेंज नहीं आया। ज्यादा चेंज किस सेंस में नहीं आया कि यहां पर एक्चुअली कंसेप्ट मेमोरी का तो पहले आ चुका था, बट मेमोरी अब मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स के फॉर्म में आने लग गई, और जो मेन मेमोरी है, जो मेन जो कंप्यूटिंग पार्ट है, वो वैक्यूम ट्यूब से होने लग गया। बाकी इनपुट आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? इसके एग्जाम्पल है आपके ये रहे। ठीक है, जैसे कि ENIAC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701, ये वही वाले IBM से, है ना, उन्होंने ये सिस्टम्स निकाले थे, और IBM इस समय बहुत बूम पे था, बहुत कंप्यूटर्स उसने रिलीज किए हैं। ठीक है, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अब इसमें से भी भाई जो ENIAC और UNIVAC है, इसमें एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट वो आता है, एरा आता है हिस्ट्री में ही, दैट इज योर वॉन न्यूमन एक थे जिन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था, जिन्होंने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को बहुत अलग कर दिया था। अब क्योंकि उस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में मैं आपको आगे मेमोरी के कंसेप्ट में बताने वाला हूँ, मेमोरी जब हम पढ़ेंगे, तो अभी मैंने यहाँ हिस्ट्री में इसको इंक्लूड नहीं किया है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर अभी आगे देखेंगे हम, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में क्या है। पर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? वो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 1945 के आसपास उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि भाई स्टोर्ड मेमोरी कंसेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे मेमोरी में। ठीक है, डिटेल में। बस ये ध्यान रखना कि 1945 मतलब फर्स्ट जनरेशन के आसपास उन्होंने वो दिया था अपना जो कंसेप्ट उनको देना था। और ये जो आपके ENIAC और UNIVAC है ना, ये जो कंप्यूटर्स है ENIAC और UNIVAC, ये उस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड ही थे। तो जो चेंज आया था वो यहाँ पर भी आया था, आर्किटेक्चर पे बेस्ड। ठीक है, सो गाइस ये था आपका भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन से थे भाई? ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हो गया था, ट्रांजिस्टर वाज द मेन कंपोनेंट। और यहाँ पे जो मेमोरी का काम है वो अगेन वही सेम चीज, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप से डिस्क्स, सेम है, मेमोरी चेंज नहीं हुई, मेमोरी अभी भी वही है। तो यहाँ पर भी सेम मेमोरी है
वहाँ पे भी मेन है। बस ड्रम की जगह कोर्स कर लिया, टेप्स तो अभी भी यूज हो रही है, डिस्क अभी भी यूज हो रही है, वही सेम कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया, बाकी सेम ही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आ गई थी, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज आ गई थी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे रादर देन मशीन लैंग्वेज 0101 के रूप में फीड करने के बजाय हम असेंबली लैंग्वेज में बातें करने लग गए थे। ठीक है, अगेन वहाँ पे भी लिमिटेशन आ गई तो फिर चेंज किया गया। ठीक है, चलो पावर एंड साइज का था, लो पावर कंजम्पशन generated less heat and smaller in size in comparison with the first generation computers। अब आप कहोगे लो पावर कंजम्पशन, लेस हीट और स्मॉलर इन साइज, सिर्फ ये लिख दोगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट भाई, दैट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज आपको कंपैरेटिव टर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज के कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में छोटे नहीं थे भाई वो। किसके? फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये कम पावर लेते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये कम हीट जनरेट करते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में ये छोटे थे साइज में, फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, स्पीड कैसे था? इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में इनकी स्पीड भी इंप्रूव हुई थी और रिलायबिलिटी भी बढ़ गई थी इनके ऊपर, मतलब ये मोर रिलायबल हो गए थे, इन पे लोग ट्रस्ट करने लग गए थे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थे भाई? तो पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स ही चल रहे हैं भाई यहाँ पे अभी भी, ऑल्दो यहाँ मैग्नेटिक टेप्स का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, बट इनपुट में अभी भी पंच कार्ड्स ही चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? देखो IBM की भरमार है, IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 1107 एक्सेट्रा। तो ये आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेकेंड के बाद थर्ड जनरेशन पे अगर हम बढ़े, सो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स का मेन कंपोनेंट क्या है? सो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है भाई आपका आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीस। मतलब हमने क्या किया, आपने एक प्लेट पे अलग अलग ट्रांजिस्टर्स को फिट कर दिया, चिप्स बना दी, तो आईसीस आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। मेमोरी भी चेंज हो गई। ठीक है, चेंज मतलब बड़ी हो गई, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप से डिस्क। मतलब अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमें क्या पड़ी, हमें जरूरत पड़ी बड़े साइज, मतलब बड़े मेमोरी की, ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ी। तो ज्यादा मेमोरी के लिए बड़े बड़े मैग्नेटिक कोर्स, बड़े बड़े मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क बनाने लग गए अपन, बट लिमिटेशन थी, कितना बड़ा करते। ठीक है, तो यहां से फिर चीजें चेंज होनी शुरू हुई। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होने लग गई, जैसे कि फोर्ट्रैन, बेसिक, पास्कल, कोबॉल, सी एक्सेट्रा, वो सब इसके अंदर यूज होने लग गई। ठीक है, साइज कैसा था यार इसका? साइज स्मॉलर था, चीपर था, मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, दे वर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। इनको हम मिनी कंप्यूटर्स भी कहने लग गए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को। छोटे थे क्योंकि प्रीवियस कंपैरिजन में, है ना, मेन फ्रेम से कंपैरिजन में छोटे थे, इसी वजह से इनको मिनी कंप्यूटर्स भी कहने लग गए थे। ठीक है, छोटे थे साइज में, चीपर थे, सस्ते थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। स्पीड की अगर हम बात करें, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन विद द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो जैसे जैसे भाई टाइम बढ़ता गया, आपकी जो स्पीड और रिलायबिलिटी का चीज़ है वो अच्छी होती चली गई, स्पीड बढ़ती गई, इंप्रूवमेंट होती चली गई स्पीड्स में और रिलायबिलिटी बढ़ती चली गई। इनपुट आउटपुट कैसे लेने गए? तो इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा चेंज आया। इनपुट आप मैग्नेटिक टेप या कीबोर्ड से लेने लग गए, जो पहले नहीं ले रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम पंच कार्ड से इनपुट ले रहे थे, आउटपुट कर रहे थे मैग्नेटिक टेप्स के फॉर्म में। अब क्या करने लग गए? हम मैग्नेटिक टेप्स कीबोर्ड के फॉर्म में इनपुट लेने लग गए और आउटपुट के लिए हमने मॉनिटर यूज करना शुरू कर दिया, प्रिंटर यूज करना शुरू कर दिया। तो मॉनिटर प्रिंटर का कंसेप्ट रिलीज हो गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, बट अभी भी मेमोरी में दिक्कत थी। ठीक है, तो उस समय तक यार मेमोरी की बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही थी और इसीलिए बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी थी प्रोग्रामिंग, मतलब डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट को स्लो कर रहा था मेमोरी। ठीक है, तो फिर जब आगे बढ़े तो इन मेमोरी पे कंसेप्ट, मतलब इंप्रूवमेंट किया गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैग्नेटिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। हमें सेमीकंडक्टर पे बेस्ड डिवाइस चाहिए था, मेमोरी चाहिए थी, तो हम फिर नेक्स्ट जनरेशन में सेमीकंडक्टर पे बेस्ड मेमोरी निकाली गई। इसका एग्जांपल क्या है भाई? इसके एग्जांपल है IBM 360, IBM 370, PDP-11, यूनिवैक 1108, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं और बहुत एग्जांपल्स हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके मेन कंपोनेंट क्या थे? अब देखो, अब क्या हुआ, अब आईसीज डेवलप हो गई, है ना। अब आईसीज के बाद आगे क्या होने लग गया, अब उन आईसीज में ही ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स आप डाल सको, ये चलने लग गया। कितना आप एक चिप के अंदर, एक आईसी के अंदर कितने ज्यादा ट्रांजिस्टर से कितने ज्यादा चिप्स डाल सकते हो, ये था कंसेप्ट। ठीक है, सो इसमें भी अगर आप मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करो तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI, मतलब बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन होने लग गया। एक ही चिप, एक ही
एक ही प्लेट पे बहुत सारी चिप्स डालने लग गए, तो चीजें बढ़ने लग गई। मतलब क्या होने लगे, किस सेंस में बढ़ने लग गई कि भाई आपकी जो चिप्स लगने लग गई ना वो बढ़ने लग गई, जो सर्किट है उसमें जो चिप्स है वो बढ़ने लग गई। ठीक है, एंड माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे। ठीक है, VLSI मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। VLSI करने का क्या मतलब है कि भाई बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप लगा रहे हो एक सिंगल माइक्रोचिप्स में। ठीक है, मेमोरी चेंज हो गया, सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी आ गया, क्या, जैसे कि रैम और रोम। सो इसका इनोवेशन मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया मेमोरी के केस में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो गई भाई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, पाइथन, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन एक्सेट्रा वो सब आ गई। ठीक है, अ मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। तो ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन दोनों का मिक्स था। ठीक है, और ये अभी तक भी जो हम कर रहे हैं ना वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से, मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर साथ में चल रहे हैं। साइज स्मॉलर हो गया, चीप हो गई चीजें, एफिशिएंट हो गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। स्पीड तो इंप्रूव हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के केस में। मतलब साइज और स्पीड तो वही चल रहा है, साइज कम होता जा रहा है, चीप होती जा रही है चीजें, और स्पीड क्या होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है, एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है। इनपुट आउटपुट चेंज हो गया, इनपुट के फॉर्म में आप कीबोर्ड लेने लग गए, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गए, है ना, ऑप्टिकल स्कैनिंग आ गई। आउटपुट के लिए आप मॉनिटर प्रिंटर का यूज करने लग गए, पहले भी कर रहे थे आउटपुट का, बट इनपुट के लिए चेंज हो गई चीजें। नेटवर्क का इंट्रोडक्शन हो गया। सो वर्ल्ड वाइड वेब का नहीं हुआ, नेटवर्क का इंट्रोडक्शन हो गया। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर। सो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को लिंक करके डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल्स की बात करूं सो IBM PC, स्टार 1000, एप्पल II, एप्पल मैकिंटॉश एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहां से आपका भाई एप्पल की भी जर्नी शुरू हो गई थी। ठीक है, सो ये था आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की तरफ। सो इसके बाद आता है आपके पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजेस द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब बहुत ज्यादा, एक ही आप चिप पे बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगा रहे हो, टेक्नोलॉजी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, पैरेलल प्रोसेसिंग भी इसमें आ गया। ULSI मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, एक सिंगल माइक्रोचिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगाने वाले हम लोग। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड क्या है, यूज 2 और मोर माइक्रोप्रोसेसर्स टू रन टास्क साइमल्टेनियसली। सो हमें 2 या 2 से ज्यादा माइक्रोप्रोसेसर का यूज करना है एक ही टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पढ़ेंगे NLP, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कैसे होता है वो देखेंगे। फिर लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट आता है भाई पावर। तो पावर क्या है, कंज्यूम लेस पावर एंड जनरेट लेस हीट। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं, PCs आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें जो हीट जनरेशन है वो कम है, पावर कंजम्पशन है कम है, राइट। तो वही है स्पीड, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। साइज पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज, भाई पोर्टेबल हो गया, अब तो वेरिएबल्स आ गए हैं, राइट। पोर्टेबल इतना छोटा करते जा रहे हैं हम साइज को। एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और कैपेसिटी स्टोरेज जो है, सही स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, ट्रैक पैड है, टच पैड कह सकते हैं जिसको, टच स्क्रीन है, पेन है, स्पीच इनपुट है, रिकॉग्नाइज वॉइस या स्पीच, लाइट स्कैनर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सब कुछ है, राइट। आउटपुट क्या है, प्रिंटर वगैरह, राइट, मॉनिटर है, ये सब। एग्जाम्पल्स की बात करो तो भाई डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हो भी वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, उस समय कंपनीज लिमिटेड थी, अब इतनी सारी कंपनीज आ गई, सभी रिलीज कर रही हैं अपनी कंप्यूटर्स फिफ्थ जनरेशन में, राइट। तो ये था आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, बट आपने ये होगा कि इसमें से आगे जनरेशन के कंप्यूटर्स देखे नहीं होंगे या रियलाइज नहीं किए होंगे। सो ऐसा कब हुआ, जब से लोग, आम आदमी ने जो है कंप्यूटर्स को रियलाइज करना शुरू किया, मतलब उसकी अपीयरेंस मिली। ठीक है, सो पब्लिक अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर्स कब से बढ़ा, देखना इसको फ्लो चार्ट। सर 1981 के आसपास, 1981 में IBM ने सबसे पहला अपना PC रिलीज किया, मतलब पर्सनल कंप्यूटर पब्लिक में रिलीज किया फॉर पर्सनल यूज, होम यूजर्स। इससे पहले प्रोफेशनली लोग यूज करते थे, जो इस फील्ड में थे उनको तो था एक्सेस इन सब चीजों का, बट डे टू डे लोगों को नहीं था। सो 1981 में IBM थी वो कंपनी सबसे पहले जिसने ये PC रिलीज किया। ठीक है, और इसमें MS-DOS आया था भाई, इसके अंदर MS-DOS आया था। IBM माइक्रोसॉफ्ट के पास गई थी और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको MS-DOS दिया था और MS-DOS आया था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद 1984 में
एप्पल ने अपना मैकिंटॉश रिलीज किया, मतलब सबसे पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो 1984, मतलब ये थोड़ा सा लैग कर रहा था, मतलब लिमिटेड काम था इसके अंदर। तो 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने भाई अपना सबसे पहला GUI बेस्ड OS निकाल दिया, ठीक है। सो 1984 में एप्पल का एक्सेस आया लोगों के पास मैकिंटॉश का। इससे पहले एप्पल 1-2 आ गए थे, मैकिंटॉश का एक्सेस आया 1984 के पास। 1985 में जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस आ गया लोगों के पास पब्लिकली, ठीक है, मतलब जनरल होम यूजर्स के लिए। फिर 1990s के बाद आया भाई वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से बहुत ग्रोथ आई। 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब आई तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस आ गई चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन आ गई, अवेयरनेस आ गई, चीज़ें आ गई लोगों के पास, वो खुद बनाने लग गए चीज़ों को। कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा और लोगों के पास आ गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे आया तो उसने तो बूम ला दिया। फिर 1990s के बाद जैसे आप 2000 में आ जाओ, सो 2000s तो यार पता नहीं कितनी चीज़ों का है, ठीक है। लैपटॉप्स एंड पीसीज वर मेड पोर्टेबल फॉलोड बाय, तो लैपटॉप्स और पीसीज को पोर्टेबल बना दिया गया था इस साल में, मतलब 2000s में। और फोन्स और टैबलेट्स का इन्वॉल्वमेंट मतलब इंट्रोडक्शन हो गया था। फोन्स मतलब स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्मार्टफोन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था। और 2010 के बाद तो हर आम आदमी के हाथ में फोन आ गया था, ठीक है। एंड केम द नेक्स्ट वेव ऑफ वेयरेबल गैजेट्स लेवरेजिंग द पावर ऑफ AI। इसके बाद पीसीज और टैबलेट्स के सही फोन्स और टैबलेट्स के बाद भाई इंट्रोडक्शन हुआ गैजेट्स का, ठीक है, जिसमें आपकी स्मार्ट वॉच आ जाती है, बैंड्स आ जाती हैं, लेंसेज आ जाते हैं स्मार्ट, ठीक है, और इवन आपके डिवाइसेज आ जाते हैं, स्मार्ट डिवाइसेज आ जाते हैं जिनसे आप बात करके चीज़ें कर सकते हो। अब तो ज़माना इनका है। सो AI की पावर को लेवरेज करते हुए, IoT को यूज़ करते हुए आप क्या आ गए हो, 2000s में आ गए हो। आप क्या कर रहे हो, आप तो इनका यूज़ कर रहे हो यार। सो ये सब चीज़ें तो आपके मायने ही नहीं रखती, राइट। बट आप लोगों ने ये देखा नहीं है, बट यार चीज़ें जो नहीं बनती है ना वो हिस्ट्री को यूज़ करके बनती है। हिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड हिस्ट्री। बट हाँ, डेफिनेटली मैं इनको याद करने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, बट ऑब्जर्व करो चेंज को कि कैसे चेंज हुई चीज़ें, ठीक है। कहाँ पर थे, कहाँ पे वी वर स्टैंडिंग एट अबैकस, ठीक है, अबैकस पे थे और अब क्या आ गए हम लोग, ये देखो। सो इतना बड़ा चेंज हमने कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में कर दिया है, ठीक है। सो यही आपको रियलाइज करना है। अगर मैं चार्ल्स बैबेज की बात करूं तो चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहले ऐसी मतलब ऐसी चीज़ दी थी जिससे कि चीज़ें आसान हो गई थी, वो 1820s में हुई थी, ठीक है, 1820s 1830s के आसपास, ठीक है। सो उसके बाद हमने बहुत जल्दी चेंजेस ले लिए, राइट, बहुत जल्दी 200 सालों में बहुत चेंज आ गया, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, और इसमें हमने पब्लिक अवेयरनेस भी देखा। अब जरा ये देखते हैं कि यार आईसीस का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, देखना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। सो भाई ये देखो ग्रोथ साल का 1940 से शुरू करके 2020 से जब आप गए तो देखना नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट, एक आईसी में जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे उनका नंबर देखो कैसे बढ़ा है, ठीक है। सो 1940s और 50s के बीच में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां से भाई शुरू हुआ और डबल होती जा रही चीजें, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो 2010 के आसपास i5 के आसपास, सॉरी i7 जनरेशन के आसपास, इंटेल कोर i7 के बाद अगर इस समय देखो आप तो देखो कितने हैं, 1 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं एक आईसी के अंदर, ठीक है। और अगर आप अभी की बात करो 11th जनरेशन i9 के बारे में तो उसके अंदर 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है एक आईसी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से भाई आपकी ग्रोथ हो रही है इंटेल माइक्रोप्रोसेसर्स की, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, हम चीज़ों को एक ही आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर्स भरे जा रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, चीज़ें कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, कंपैटिबल हो जाएंगी, स्टोरेज बढ़ जाएगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो यार इस तरीके से कुछ आपकी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये इसका टाइटल थोड़ा सा गलत डला हुआ है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज नॉट द टाइटल इज चेंज ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट इन ईयर्स। तो कैसे हुआ चेंज 1940 से लेकर 1920 तक, जस्ट सी कहाँ से शुरू करा था, कहाँ पहुँच गए अपन, बिलियन से पहुंच गए हैं, ठीक है। सो यार ये था आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, कुछ भी याद नहीं रखना है, यू जस्ट नीड टू रियलाइज द चेंज कि कैसे चेंज हुआ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके सिलेबस में आएगा देन डेफिनेटली यू नीड टू रिमेंबर, देन यू नीड टू रिकॉल दैट ड्यूरिंग द पेपर्स। बट अगर नहीं आता है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। तो बस चेंज ऑब्जर्व करिए,
ठीक है। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय करी होगी। ठीक है, अभी करते हैं सेशन को एंड। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।